गुड मॉर्निंग गाइस। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ डेली करंट अफेयर के इस एपिसोड में आज हम लोग बात करेंगे 2 दिसंबर, यानी कि आज ही 2 दिसंबर, और आज हम लोग 10 महत्वपूर्ण डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जैसे कि डेली करते आए हुए हैं। और यहाँ पर सेम टू सेम उसी प्रकार हम लोग पूरा डिटेलिंग में डिस्कशन करेंगे। जो भी क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन के बाद हम लोग उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो उसी प्रक्रिया को हम यहाँ पर आते हुए, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ सिंपल क्वेश्चन वाला डिस्कस करते हैं, यहाँ पर काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के एपिसोड से। यानी कि टॉप 5 थोड़ा सा सिंपल रखते हैं और टॉप 5 थोड़ा सा लेवल टफ करते हैं। तो स्टार्टिंग के टॉप 5 आपके जो भी हैं वो सिंपल हैं, इसके बाद आपको एक अच्छे लेवल में करंट अफेयर होगा। और अगर आप इस वीडियो को देखते हैं, पूरा वीडियो देखते हैं, तो आपके कल यानी कि पिछले 24 आवर में जो भी घटनाएँ हुई हैं उसके सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक्स कवर अप हो जाएंगे। अगर आप लोग नहीं देख रहे हैं, न्यूज़पेपर वगैरह नहीं पढ़ पा रहे हैं या जो भी चीज़ें हैं, इसीलिए डेली करंट अफेयर आपको यहाँ पर वीडियो बनाकर दिया जाता है। चलिए आज हम बात करेंगे आज का पहला प्रश्न, विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है सीधा सीधा, ए 1 दिसंबर, सेकेंड आपका 10 दिसंबर, सी आपका 15 दिसंबर एंड डी आपका 21 दिसंबर। 1 दिसंबर, 10 दिसंबर, 15 दिसंबर और 21 दिसंबर। इसका सही जवाब है आपका 1 दिसंबर, यानी कि कल हम लोगों ने विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया हुआ है। अब जरा सा क्योंकि एड्स दिवस के रूप में मनाया तो इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, इसके बारे में डिटेलिंग। पहली चीज़ तो आपको एड्स का फुल फॉर्म पता ही होना चाहिए एंड इट्स वेरी कॉमन, सबको पता होता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, ये आपका इसका फुल फॉर्म है, बट जिसको नहीं पता है वो आप लिख सकते हो, पढ़ सकते हो, याद रखिए, माइंड में रखिएगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। क्लियर? आपका शॉर्ट फॉर्म में ऐसे इसीलिए लिखते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। आपका जो आपका एड्स है इसके बारे में आपका फुल फॉर्म माइंड में थोड़ा सा होना बहुत ज़रूरी है। बट द सेकेंड थिंग जो आपकी है, ये जो हमने एड्स दिवस मनाना शुरू किया, ये कब से शुरू किया, इसके बारे में भी क्वेश्चन बन सकता है। तो विश्व एड्स दिवस 1988 में फर्स्ट टाइम हम लोगों ने सेलिब्रेट किया था एंड इसके बाद से लगातार हम हर वर्ष इसको मनाते आ रहे हैं। इस वर्ष का जो विषय है HIV एड्स महामारी को समाप्त करना, लचीलापन और प्रभाव, दैट्स वाज द कंडीशन। विश्व एड्स दिवस पहला वैश्विक स्वास्थ्य दिवस था, फर्स्ट टाइम व्हेन वी स्टार्टेड टू सेलिब्रेट, जो मनाया गया। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम का संक्षिप्त नाम है। यह एक पुरानी बीमारी है जो संभावित रूप से जानलेवा भी हो सकती है। क्लियर? बहुत सारी भ्रामक आपकी इसके अफवाहें समाज में फैली हुई हैं रिलेटेड टू दिस डिसीज, सो वी शुड अवेयर ऑन दैट। यह रोग एक मानव इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस HIV के कारण होता है जो मानव प्रतिरक्षा प्रणाली से प्रभावित करता है। चलिए, ये तो हमारा रहा आज का पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न भी देख लेते हैं सीधा सीधा। दूसरा प्रश्न क्या कहता है? अक्षर समाचारों में उल्लेखित, अब यह जीरो वैली कहाँ स्थित है, ये वर्ड आया है। कहीं ना कहीं देखिए होता क्या है, करंट से रिलेटेड जब कोई घटना होती है तो फिर उससे रिलेटेड आपके कुछ पॉइंट्स आपके उभर कर बाहर आ जाते हैं। जीरो वैली, जैसे कल हम लोगों ने आपका रिवर के बारे में कुछ डिस्कशन किया। आपका तो रिवर का करंट अफेयर से क्या रिलेशन है? करंट, क्योंकि उस पर डैम बना रहा है चीन, इसलिए हम लोगों ने डिस्कशन किया उसका। आज बात कर लेते हैं जीरो वैली कहाँ स्थित है। द ऑप्शन हैज़ बीन गिवन, क्या सिक्किम में, क्या अरुणाचल प्रदेश में, क्या हिमाचल प्रदेश में, क्या जम्मू कश्मीर में, इनमें से क्या है? The right answer is that अरुणाचल प्रदेश। क्लियर? राइट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश, बी इज द राइट आंसर। इसका डिस्क्रिप्शन भी यह देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, अरुणाचल प्रदेश की जीरो घाटी में जंगली में उगने वाली कीवी हम लोग खाते हैं ना, देश में अपनी एक तरह की, मतलब एक अलग ही तरह का कह सकते हो, एकमात्र प्रमाणिक जैविक फल है के रूप में वहाँ पर घोषित किया गया है और सर्टिफिकेट भी दिया गया है। दैट वी विल डिस्कस, नीचे लिखा भी आपको मिल जाएगा। अरुणाचल उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट मिशन के तहत कीवी के लिए जैविक प्रमाणीकरण यानी कि ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला पहला राज्य मिल गया है या आपका बन गया है, कुछ भी कहें। जैविक खेती करने वाला कौन सा राज्य था पहला? 2018 में अगर हम बात करें, 2018 में किसको मिला था दर्जा? ये सिक्किम को था। क्लियर? तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है? कह रहा है कि उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट मिशन द्वारा जैविक प्रमाणीकरण प्रदान किया गया था। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें और भी आपकी कुछ चीज़ें हैं, फैक्ट्स रिलेटेड हैं, जो भी आप देख सकते हो। जैसे ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन क्या है?
एक कृषि प्रथा उत्पाद को तब जैविक माना जाता है जब इसकी खेती की प्रक्रिया में कोई भी रासायनिक उर्वरक या कीटनाशक शामिल नहीं होते हैं। मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं, बहुत सारे डीएपी, खाद, यूरिया वगैरह यूज करते हैं। सो व्हाट इज दिस इज केमिकल्स, इनका प्रयोग ना करके केवल आपको जैविक पदार्थों का प्रयोग किया जाए तो फिर हम जैविक खेती कह सकते हैं। भारत में इस तरह के प्रमाण पत्र नियामक निकाय कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा जारी किए जाते हैं। क्लियर? ओके, चलिए आज का तीसरा प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है अभी चर्चा करता हूँ तुरंत। भाग्य लक्ष्मी मंदिर कहाँ पर है? अब ये इंपॉर्टेंट टेम्पल आपका बन चुका है। भाग्य लक्ष्मी मंदिर कहाँ है? क्या ये केरल में है, क्या ये तमिलनाडु में है, क्या ये तेलंगाना में है, या इनमें से कोई नहीं? अच्छा ये बताओ, अगर आपने देखा होगा कि हाल ही में हमारे देश के गृह मंत्री जी कहाँ गए थे, आपको इतना तो पता ही होगा कि गृह मंत्री जी कहाँ गए थे, किस राज्य में गए थे? अभी हाल ही में गुजरात में भी गए थे, बट तेलंगाना गए थे इससे पहले। सो ये आपका द राइट आंसर विल बी इज व्हाट? तेलंगाना। तेलंगाना इज अ राइट आंसर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। वहां पर रैली यात्रा के लिए गए थे, बाद में इस मंदिर की यात्रा भी की थी। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हैदराबाद की यात्रा के दौरान भाग्य लक्ष्मी मंदिर का दौरा किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहर का नाम भाग्यनगर रखने के लिए प्रस्ताव दिया। अब भैया बताया जाता है कि हैदराबाद का पहले नाम था भाग्यनगर, जिसे बदलकर क्या रख दिया गया? हैदराबाद कर दिया गया। उसका भी उद्देश्य आएंगे। तो योगी जी तो भैया मतलब कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात हो सकता है, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा कोई भी। भाग्य लक्ष्मी मंदिर, और कहने का तात्पर्य ये भी है कि अब बदल भी सकता है अगर सरकार बन गई वहां पर, लेकिन पहले सरकार बननी बहुत महत्वपूर्ण है। भाग्य लक्ष्मी मंदिर देवी लक्ष्मी को समर्पित एक छोटा सा मंदिर है। क्लियर? अच्छा, जो चार मीनार के दक्षिणी पूर्व मीनार से सटा हुआ है। यह बांस के खंभे और तिरपाल से बना हुआ है। इसमें टीन की छत है और दक्षिण पूर्व मीनार इसकी पिछली दीवार बनाती है। ये कैसे और कब बना इसका कोई निश्चित संस्करण नहीं मिलता है, लेकिन कम से कम 1960 के दशक से अस्तित्व में है। सिकंदराबाद के सांसद जी किशन रेड्डी ने दावा किया कि मंदिर चार मीनार, जिसका निर्माण 1591 में शुरू किया गया था, से पहले का बना हुआ है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने सूत्रों में कहा कि मंदिर चार मीनार की सुरक्षात्मक परिधि का अतिक्रमण करता है। अच्छा भैया, चलिए अगला थोड़ा सा इसी में देख लेते हैं मंदिर के बारे में। इसे भाग्य लक्ष्मी मंदिर क्यों कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन आपके दिमाग में तो आ जाना चाहिए। भक्त इस नाम को अपनी मान्यता के साथ जोड़ते हैं और मंदिर में प्रार्थना करने से सौभाग्य और समृद्धि मिलती है, इसीलिए वो अपने आप को इस मंदिर को कहते हैं भाग्य लक्ष्मी मंदिर। दूसरी ओर हिंदू संगठन भाग्यनगर के साथ इसका नाम जोड़ते हैं। भाजपा नेताओं का कहना है कि हैदराबाद को पहले भाग्यनगर के रूप में जाना जाता था, लेकिन मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने इसका नाम बदलकर हैदराबाद कर दिया। अब क्या सही है क्या गलत है, किसी के आरोप के आधार पर ऐसे नहीं कर सकते जब तक कोई प्रामाणिक इतिहास ना हो। चलिए आज का अगला प्रश्न, सोया खाद्य ब्रांड न्यूट्रेला, आप लोगों ने इसका नाम बहुत सुना है, कि निर्माता रुचि सोया के बोर्ड में कौन शामिल होगा? हाल ही में अभी क्या है, न्यू बोर्ड गठन किया गया जिसमें कुछ लोगों को शामिल किया गया है। अब न्यूट्रेला बोर्ड में रुचि सोया के किसको शामिल किया गया है? ये आपको न्यूट्रेला ब्रांड की आपकी कह सकते हो निर्माता डायरेक्टर हैं। क्या स्वामी बाबा रामदेव को शामिल किया गया है? क्या राम भरत को शामिल किया गया? क्या आचार्य बालकृष्ण को शामिल किया गया है? ये सभी 1 2 3 तीनों शामिल किए गए। अच्छा, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा इसका आंसर। द राइट आंसर इज 4 1 2 3, यानी कि स्वामी रामदेव। अच्छा, राम भरत जी कौन है? राम भरत जी स्वामी बाबा रामदेव की क्या हैं? ब्रदर, यानी कि भाई हैं। आचार्य बालकृष्ण का नाम सुना ही है, ये उनके फ्रेंड में आते हैं। तो भैया ऐसा नहीं है कि यहाँ पर परिवारवाद नहीं चल रहा है या कोई ऐसा नहीं है कि अच्छा प्रश्न उठता है ना, बाबा रामदेव जो कर रहे हैं अर्निंग कर रहे हैं किसके लिए? अगर ऐसा ना हो तो फिर क्यों परिवार के सदस्यों को साथ में रखते हैं? बट दिस इज अ डिफरेंट थिंग। स्वामी रामदेव, राम भरत और आचार्य बालकृष्ण योग गुरु स्वामी रामदेव और उनके छोटे भाई राम भरत के करीबी सहयोगी आचार्य बालकृष्ण सोया ब्रांड न्यूट्रेला के निर्माता रुचि सोया के बोर्ड में शामिल होंगे। हाल ही में पतंजलि आयुर्वेद द्वारा ब्रांड का अधिग्रहण किया गया था। अच्छा, गिरीश कुमार आहूजा, ज्ञान सुधा मिश्रा और तेजेंद्र मोहन भसीन को बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। चलिए आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है? नागालैंड दिसंबर 2020 में हॉर्नबिल फेस्टिवल के किस संस्करण की मेजबानी कर रहा है? देखिए हॉर्नबिल फेस्टिवल आपका मनाया जाता है नागालैंड में, तो भैया कौन सा संस्करण है? क्या 19वां संस्करण है, क्या 20वां है, कि 21वां है, कि 22वां है? 4 है भैया, बताइए कौन सा संस्करण है? 21वां है, 19वां है, 20वां है, 22वां है? द राइट आंसर इज दैट व्हाट?
21 21वां संस्करण है, 21वां। इसका थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं डिस्क्रिप्शन के बारे में। नागालैंड 1 से 5 दिसंबर 2020 तक हॉर्नबिल त्यौहार 2020 के रूप में पहले आभासी उत्सव को मेजबानी कर रहा है। यह त्यौहार हर साल कोहिमा जिले के अंतर्गत नागा हेरिटेज विलेज किस्सा में एक मंच पर नागाओं की समृद्ध संस्कृति विरासत की परंपरा को प्रदर्शित करने के लिए मनाया जाता है। हालांकि महामारी के कारण राज्य हॉर्नबिल त्यौहार 2020 के 21वें संस्करण को पूरी तरह आभासी रूप से नहीं मना पा रहा है। लोकसभा सीटें केवल एक है, राज्यसभा सीट केवल एक है, राजकीय पशु गाल है, ठीक है। एंड द थिंग इज दैट ट्रैगोपैन आपका वहाँ का राजकीय पक्षी माना जाता है। आपको अगर इनका पता है कि यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है, तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं नागालैंड के। चलिए अगला प्रश्न, और यहाँ से अच्छे प्रश्न आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। इस्लामिक सहयोग संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला क्या कहता है, अब सुनिएगा गौर से। पहला कह रहा है कि यह संयुक्त राष्ट्र के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन है जिसमें 57 राज्यों की सदस्यता है। हो सकता है रूस, थाईलैंड और अन्य छोटे देशों को ऑब्जर्वर का दर्जा प्राप्त है। यह भी हो सकता है। क्या पहला सही है, क्या दूसरा सही है? पहला और दूसरा दोनों सही है, या ना तो पहला ना तो दूसरा? इसका सही जवाब है सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। चलिए डिस्क्रिप्शन भी थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि हमने बात किया और क्यों चर्चा में। एक्चुअली है क्या, जम्मू कश्मीर के प्रति इसने काफ़ी तीखी प्रतिक्रिया दी थी जम्मू कश्मीर के मामले में, जिसके बाद भारत ने इसके खिलाफ अपना आवाज़ उठाई थी उस रिलेटेड मामले पर। अब क्योंकि 27 से 29 नवंबर को नाइजर के नियामेज में ओएसी काउंसिलिंग आपका फॉरेन मिनिस्टर्स के 47वें सेशन में J&K पर भारत की नीतियों को लेकर हवाला किया गया था। OIC को पहले इस्लामिक सम्मेलन का संगठन के नाम से जाना गया। यह यूएन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, यह भी आपको दिमाग होना चाहिए। इसमें 57 यानी कि 57 आपके राज्यों की सदस्यता है, ठीक है। OIC को घोषित उद्देश्य दुनिया के विभिन्न लोगों के बीच अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने की मुहिम के लिए इसकी गठन किया गया। दैट ये इंपॉर्टेंट, इसके बारे में बताते हैं कि इसलिए किया गया है। OIC में मुस्लिम बाहुल्य देशों के लिए सदस्यता आरक्षित है, क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य की बात ही करता है। रूस, थाईलैंड और अन्य छोटे देशों को ऑब्जर्वर का दर्जा प्राप्त है। अभी जो क्वेश्चन ऑप्शन में था तो दूसरा भी सही था। संगठन के रूप में OIC के साथ में भारत के संबंध में 2018 में विदेश मंत्रियों का शिखर सम्मेलन 45वें सत्र की मेजबानी कर रहे बांग्लादेश ने सुझाव दिया कि भारत, जहां दुनिया के 10% से अधिक मुस्लिम रहते हैं, को ऑब्जर्वर का दर्जा दिया जाना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है। मतलब भारत को भी ऑब्जर्वर का दर्जा की मांग की गई, लेकिन पाकिस्तान ने इसका विरोध किया है। कोई फर्क नहीं पड़ता, पाकिस्तान कुछ भी चिल्लाए कहे, अपने को क्या फर्क पड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, है कौन पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, भारतीय राजनीति में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब क्या है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी 2017 के आंकड़ों के अनुसार 2017 तक 5 वर्षों में राज्य विधानसभाओं में महिला प्रतिनिधित्व में बिहार, हरियाणा और राजस्थान, महिला प्रतिनिधित्व में बिहार, हरियाणा और राजस्थान में 14% से अधिक रहा है। हो सकता है का प्रतिनिधित्व महिलाओं का ज़्यादा रहा हो इन राज्यों में। दूसरा, मिजोरम, नागालैंड और पुडुचेरी में विधानसभा में निर्वाचित प्रतिनिधियों में से आधे से अधिक महिलाएं। ये भी हो सकता है भाई साहब, कुछ भी हो सकता है। तो इसके भैया ऑप्शन क्या है जरा देख लेते हैं। पहला सही है क्या भाई साहब केवल, क्या दूसरा सही है, क्या पहला और दूसरा दोनों सही है? ना तो पहला और ना तो दूसरा। अब देखो पहला क्या था, बिहार, हरियाणा, राजस्थान में 14% से, तो पहला तो बिल्कुल सही है। पहला क्या है भाई साहब, सही है, लेकिन दूसरा गलत है, दूसरा गलत है। इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, केवल ए इज अ राइट आंसर। क्लियर। डिस्क्रिप्शन भैया देख लेते हैं थोड़ा सा इसका, इतना तो बनता ही है। जबकि लोकसभा में महिला प्रतिनिधित्व कम है, विधानसभा में प्रतिनिधित्व और भी कम है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी 2017 के आंकड़ों के अनुसार 2017 तक 5 वर्षों में राज्य विधानसभा में महिला प्रतिनिधित्व बिहार, हरियाणा और राजस्थान में 14% से अधिक था। अच्छा, दूसरी कंडीशन आपको मिजोरम, नागालैंड और पुडुचेरी की बात कर रहा था, यहाँ कोई महिला प्रतिनिधि नहीं है, जबकि उसने कहा कि आधे से अधिक हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, राज्य विधानसभा और राज्य विधान परिषद में महिलाओं का राष्ट्रीय औसत क्रम 9% और 5% है, बहुत कम है। इसको बढ़ना चाहिए, आई थिंक बढ़ना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं भाई साहब। अगला प्रश्न क्या कहता है, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा और इसमें हम एक चीज़ देख लेते हैं। ये महिलाओं वाली बात उठी क्यों? क्योंकि अभी जब राष्ट्रपति चुनाव हुआ अमेरिका में, तो बिडेन के कार्यकाल का दावा
है कि वह पहली बार होगा कि जब संचार पदों को पूरी तरीके से महिलाओं द्वारा भरा जाएगा। मतलब वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ संचार पदों पे पूरी तरीके से महिला ही कैंडिडेट होंगी, इसलिए मामला काफ़ी ज़्यादा आपका उभर कर आया। ठीक है। अच्छा, ब्रिटेन के कार्यकाल का दावा कि एक सभी महिला वरिष्ठ मीडिया टीम को नियुक्त करने का कदम ब्रिटेन की प्रशासन के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक ऐसा कार्यालय बनाया या बनाना चाहिए जैसा अमेरिका जैसा दिखता है। हैरिस ने टीम को बाधा तोड़ने वाली कहा है, यानी कि बाधा तोड़ने वाली। उन्होंने पूर्व बराक ओबामा प्रशासन के विदेश विभाग के प्रवक्ता जेन साकी को अपने व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव के रूप में चुना भी है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। आइए अगला प्रश्न, 8वां प्रश्न। प्रश्न 8वां भी बड़ा ही मज़ेदार प्रश्न है और अच्छा प्रश्न है, लेवल का प्रश्न है, ठीक ठाक है, जिसने पढ़ा हुआ अच्छे से कर सकता है। चलिए बात करते हैं। C-32 LH2 टैंक के संदर्भ में निम्नलिखित में कथन पर विचार करें। अब क्या है C-32 LH2 टैंक? पहली कंडीशन, यह इसरो के GSLV एमएक यानी कि मार्क MK 3 लॉन्चिंग वाहन की लोड क्षमता में सुधार के लिए डिजाइन किया गया एल्यूमिनियम मिश्र धातु का एक विकासात्मक क्रायोजेनिक प्रणोदक टैंक है। यानी कि क्रायोजेनिक इंजन की बात कर रहा है, आपका रिप्लेटर की बात कर रहा है। HL द्वारा डिजाइन किया गया टैंक 89 घन मीटर की मात्रा में 5755 किलोग्राम प्रणोदक ईंधन का लोड कर सकता है। अच्छा, दोनों में क्या सही है? देखिए, HL के द्वारा तो बिल्कुल डिजाइन किया गया, दूसरा भी सही है और पहला कंडीशन भी आपका इसरो के द्वारा है, सही है। तो इसके अकॉर्डिंग हम सीधा सीधा बात कर लेते हैं, सी इज द राइट आंसर, फर्स्ट एंड सेकेंड। और सीधा डिस्क्रिप्शन में भैया बात कर लेते हैं, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन इसका समझ के चलिएगा। सार्वजनिक क्षेत्र की एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने बेंगलुरु में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का सबसे बड़ा क्रायोजेनिक प्रणोदक टैंक C-32 LH2 दिया है। C-32 LH2 टैंक इसरो के GSLV MK 3 लॉन्चिंग वाहन की पेलोड क्षमता में सुधार के लिए बनाया गया। चलिए, बिल्कुल सही था हमारा फैक्ट। HL डिजाइन द्वारा डिजाइन किया गया टैंक 89 घन मीटर, तो ये भी भैया हमारा सही हो गया। क्लियर? तो दोनों सही है हमारा। अब थोड़ा सा आइडिया आपको पता होना चाहिए कि क्रायोजेनिक ईंधन क्या होता है। क्रायोजेनिक ईंधन वे ईंधन है जिन्हें तरल अवस्था में लिक्विड स्टेट में बनाए रखने के लिए बेहद कम तापमान के भंडारण की आवश्यकता होती है, यानी कि निगेटिव में टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। इन ईंधनों का उपयोग अंतरिक्ष में काम करने वाले मशीनरी में किया जाता है, क्योंकि साधारण ईंधन का उपयोग अंतरिक्ष में बहुत कम तापमान के कारण अक्सर नहीं किया जा सकता है। क्लियर? और दहन का समर्थन करने वाले वातावरण की अनुपस्थिति के कारण भी क्रायोजेनिक ईंधन अक्सर तरल हाइड्रोजन जैसे तरलीकृत गैसों का गठन करते हैं। तो ये भैया हमारा ये था। अगला क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, ये भी अच्छा प्यारा क्वेश्चन है। जेब्रा फिश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक छोटी 2 से 3 सेंटीमीटर लंबी मीठे पानी की मछली है जो कुशलता से थोड़े समय के भीतर अपने क्षतिग्रस्त दिल का पुनर्जन्म कर सकती है। हो सकता है 2 से 3 सेंटीमीटर की लंबी मीठे पानी की आपकी मछली। दूसरा, जेब्रा फिश केवल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है, ये भी हो सकता है भैया। तो आपको ध्यान रखना, मैंने क्या बोला था, लास्ट के 2-3 क्वेश्चन ठीक ठाक होंगे। क्या पहला सही है केवल, क्या दूसरा सही है? सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। डी, ना तो पहला सही है ना तो दूसरा सही है। क्या सही है भैया, आप बताइए। देखिए क्वेश्चन फिर से एक बार देख लीजिए। 2 से 3 सेंटीमीटर लंबी मीठे पानी मछली है जो कुशलता से अपने अंदर के जो क्षतिग्रस्त है उसको पुनर्जन्म कर लेती है, तो पहला बिल्कुल सही है। क्लियर? पहला फर्स्ट इज द राइट आंसर। दूसरा कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पाई जाती नहीं, ये उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण दोनों पाए जाते हैं। सो द राइट आंसर विल बी इज ओनली ए, इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिए थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। पुणे स्थित आगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने जेब्रा फिश का उपयोग एक शोध मॉडल के रूप में किया है और ऐसे जीन की पहचान की है जो हृदय का पुनर्जन्म को बढ़ावा दे सकते हैं। वैज्ञानिकों ने इस जीव मॉडल का उपयोग करते हुए हृदय पुनर्जन्म प्रक्रियाओं को डिकोड करने की कोशिश की। जेब्रा फिश 2 से 3 सेंटीमीटर लंबी आपकी है, मीठे पानी की मछली आपकी है, तो क्लियर कट पहला तो बिल्कुल सही था हमारा। क्लियर? अच्छा, दूसरा, जेब्रा फिश उष्णकटिबंधीय उपोष्णकटिबंधीय दोनों क्षेत्रों में पाया जा रहा है। क्लियर? इसलिए आपका दूसरा गलत हो गया। तो भैया बहुत आसान है, कोई बड़ी चीज नहीं है। चलिए आज का आखिरी प्रश्न देखते हो, प्यारा क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी मन की बात में क्वेश्चन की डिस्कशन किया था इस मुद्दे पर, इसलिए हमने सोचा इसका भी एक क्वेश्चन बना लेते हैं। अन्नपूर्णा की मूर्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। यह वाराणसी के एक मंदिर से चुराया गया था अन्नपूर्णा, और इसकी लगभग 100 साल पहले लगभग 1913 में देश से बाहर तस्करी की गई थी। अच्छा,
1913 में। 18वीं शताब्दी की मूर्ति जो बनारस शैली में खुदी है, रेजिना विश्वविद्यालय मैकेंजी आर्ट गैलरी में कनाडा पर संग्रहित है। दोनों में से कौन सही है? क्या पहला सही है, क्या दूसरा सही है? पहला दूसरा दोनों सही है, या ना तो पहला ना तो दूसरा? क्या लगता है आपको भाई साहब, बताइए। आपने अगर मन की बात सुनी हो, अगर मन से सुनी होगी तो आपको क्वेश्चन जरूर आपका आंसर आता होगा। इसका दोनों ऑप्शन सही है, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। क्लियर? चलिए थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देखिए। मन की बात में 29 नवंबर के एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि लगभग एक शताब्दी पहले भारत से चोरी हुई देवी अन्नपूर्णा की एक प्राचीन मूर्ति को कनाडा से वापस लाया जा रहा है। यह मूर्ति वाराणसी के एक मंदिर से चुराई गई थी, वाराणसी की, और लगभग 100 साल पहले 1913 में देश से बाहर तस्करी की गई थी। अन्नपूर्णा भोजन की देवी हैं। 18वीं शताब्दी की मूर्ति जो बनारस शैली में खुदी हुई है, रेजिना विश्वविद्यालय मैकेंजी आर्ट गैलरी में कनाडा का में संग्रहित है। देखिए कितनी तेजी के साथ हम लोगों ने 10 के 10 क्वेश्चन को यहाँ पर किया, और रिवीजन के रूप में हम तेजी के साथ में करते हैं और बहुत ही 1 मिनट के अंदर सभी क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। देखिए रिवीजन अगर आप नहीं करते हैं ना, तो फिर आपकी पढ़ी हुई चीज़ें आपकी 80% आपके 24 आवर बाद भूल जाती हैं। तो याद रखिए रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इज़ वेरी कंपल्सरी। चलिए 8 दिवस कब मनाया जाता था? 1 दिसंबर को। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। एंड द सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या था? अक्सर समाचारों में उल्लेखित जीरो वैली कहाँ स्थित है? सर अरुणाचल प्रदेश में स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भाग्यलक्ष्मी मंदिर कहाँ पर है? सर तेलंगाना में। हाल ही में हमारे गृह मंत्री ने इसका दौरा किया। सोया खाद ब्रांड न्यूट्रोला निर्माता के रुचि सोया के बोर्ड में कौन शामिल हो रहे हैं? तीनों, स्वामी रामदेव, राम भरत और आचार्य भरतकृष्ण भी शामिल हो रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या था? नागालैंड दिसंबर 2020 में हॉर्नबिल फेस्टिवल का कौन सा संस्करण था? 21वां संस्करण था, 21वां था। चलिए अगला प्रश्न हमारा कौन सा था? OIC से रिलेटेड था, इस्लामिक सहयोग संगठन, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन, ठीक है। इस तरह से आपका क्वेश्चन था यार। तो भैया इसका जो हमारा ऑप्शन था दोनों सही था, फर्स्ट एंड सेकेंड। चलिए इसके बाद हमारा आता भारतीय राजनीति में महिलाओं की बात कर रहा था, तो इसमें हमारा क्या था? मिजोरम, नागालैंड, पुडुचेरी में सर तो एक भी महिला नहीं थी, सेकंड गलत हो रहा था और पहला सही था। बिहार, हरियाणा, राजस्थान में तो ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या था? अगला क्वेश्चन हमारा था जो C-32 LH-2 टैंक से रिलेटेड है, तो GSLV MK थर्ड से रिलेटेड है। मार्क आपका थर्ड लॉन्चिंग पैड क्या है? इसरो के द्वारा, जो HL कंपनी द्वारा डिजाइन भी किया गया, तो दूसरा भी सही था। सो C इज द राइट आंसर, फर्स्ट एंड सेकेंड। क्लियर? बहुत सिंपल था। जिब्राफिश के बारे में हमने देखा अभी थोड़ी देर पहले कि 2 से 3 सेंटीमीटर लंबी मीठे पानी की मछली है, पहला सही है, लेकिन उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में केवल नहीं उपोष्ण में पाया जाता है, इसलिए दूसरा गलत हो गया। तो केवल हमारा पहला सही होगा। और अन्नपूर्णा देवी जी के मंदिर के बारे में, मूर्ति के बारे में हम लोगों ने देखा कि 1913 में इसे चुराया गया था, कनाडा में ही संग्रहित है मैकेंजी आर्ट गैलरी में। सो द राइट आंसर विल बी सी, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ। देखिए कितने प्यारे तरीके से हम लोगों ने करंट अफेयर के क्वेश्चंस को टच किया है। और अगर आप इसी तरह डेली करंट अफेयर एपिसोड को फॉलो करते हैं तो आपके करंट अफेयर पे कमांड धीरे धीरे बनती जाएगी और फिर आने वाले एग्जाम में, गवर्नमेंट एग्जाम में आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। अगर आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाइए और वीडियो जरूर देखिए। प्लेलिस्ट में आपको पॉलिटी की सीरीज चल रही है, पॉलिटी की सीरीज पर हम लोगों ने डिस्कशन किया, वहां पर आपको पॉलिटी की सीरीज को आप अध्ययन कर सकते हैं। स्टार्टिंग से एंडिंग कंडीशन चल रहे हैं और 50 क्वेश्चन 20 मिनट में हमने एक अलग से प्लेलिस्ट चालू किया जिस पे हम 50 क्वेश्चन 20 मिनट में सॉल्व करते हैं, तेजी के साथ में, बहुत स्पीड के साथ में, वहां पर भी डिस्कशन किया है। तो जो लोग नए हैं वो वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दें। बाकी आपकी इच्छा, आपको जैसा लगता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।